इस मंच में इनवाइट करूंगा तो जोरदार तालियों से वो होस्ट अधिकारी सर का सम्मान करेंगे और जितने भी हमारे पार्टनर इनवाइट कर लेंगे। समय को न गमाते हुए मैं बड़े मान और सम्मान के साथ, है कि नहीं, मूर्तिकार को इनवाइट करने जा रहा हूं। कंपनी के सीएमडी रिस्पेक्टेड चंद्रभान राजावत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मंच और ये माइक ओवर टू यू, आपका स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मेनी मेनी वेलकम सर, मैं मोस्ट वेलकम समानिए एमडी सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। गुरुदेव आइए। गुरुदेव मोस्ट वेलकम। एमडी सर, आपका स्वागत है आज के हमारे इस मॉर्निंग के सेशन में। हमारे सभी साथी एकदम एक्साइटेड हैं गुरुदेव आपको सुनने के लिए। सम्मानीय सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को सुबह सुबह की जो एनर्जी है उसके साथ में, मतलब आपका जो जोश है उसको देख के वाकई में मतलब वो पूरा जोश मेरे तक आ पहुंचा है। तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार भी प्रकट करता हूँ आपके प्रति कि आप सभी से रूबरू होने के लिए सुबह सुबह जो ये पोटेंशियल है, इसकी जो आग है, जो तड़प है, वो मैं भी फील कर पा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। आपने मुझे आपके बीच रूबरू होने के लिए और कुछ बातें रखने के लिए इनवाइट किया। दोस्तों, जिस तरीके से मतलब ये इंडस्ट्री है और वाकई में इसका जो एक मतलब नीम का जो पत्थर होता है, तो वो जो ये तड़प होती है, जो आग होती है, जो ये पोटेंशियल है, यही होती है जो लीडर को यानी कि अर्श से फर्श यानी कि फर्श से अर्श तक पहुंचाती है। तो दोस्तों, उस फर्श से उठकर और अर्श तक जाना इस पोटेंशियल का ही एक पावर होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्री आज आप और हम जिस इंडस्ट्री में अपना कैरियर लेके चल रहे हैं, 1995 में ये कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर रूबरू हुई और 1998 नियर अबाउट मान के चलिए कि एक बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी मतलब क्या प्लान है, कैसे क्या मतलब ये बिजनेस का नेचर है, ये आप हम सभी के सामने रूबरू हुआ। बात करें इसकी लीगलिटी की, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 19 सितंबर 2016 को एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक गाइडलाइन रिलीज की। उसके बाद कुछ और अमेंडमेंट हुए और फाइनली 28 दिसंबर 2021 यानी कि 28 दिसंबर 2021 को फाइनली जो अभी अप्लाइड है, इनफोर्स है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये बिजनेस रन हो रहा है। उसके जस्ट बाद 24 जनवरी 2022 को एक और गाइडलाइन यानी कि जो 19 सितंबर 2016 को जो गाइडलाइन थी या एक एक्ट कह सकते हैं, तो एक्ट एक अलग चीज होता है, बाकी गाइडलाइन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट अगर अपन करें तो उसके बीच में मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो 24 जनवरी 2022 को एक गजट नोटिफिकेशन रिलीज होता है कि 28 दिसंबर 2021 से पहले की जो भी गाइडलाइन है या जिस तरीके से रेगुलेट होके ये इंडस्ट्री चल रही थी, वो गाइडलाइन विड्रॉ की जाती है। अब इसका मतलब यह होता है कि जो 28 दिसंबर 2021 को जो गाइडलाइन गजट नोटिफिकेशन के थ्रू एमसीए ने रिलीज की, केवल वही एनफोर्स रहेगी, अप्लाइड रहेगी। और उससे पहले की जो भी गाइडलाइन है, जो भी मैटर रहा है उसमें कैसे क्या मतलब किस इंस्ट्रक्शन के तहत ये कंपनी मतलब इंडस्ट्री या कंपनियां रन होनी है, तो वो विड्रॉ कर ली गई। और ओवरऑल फाइनली 24 जनवरी 2022 को उस डेट से आज तक ये क्लियर कट है कि 28 दिसंबर 2021 को जो गाइडलाइन रिलीज की गई थी, उसी के थ्रू ये मतलब इंडस्ट्री के अंदर जो भी कंपनियां हैं वो रन करेंगी। अब मैं आपको फौरी तौर पर, आपको सभी या कुछ लोग अच्छी तरीके से जानते भी होंगे गाइडलाइन को, क्या क्या उसमें मेंशन किया हुआ है।
और हो सकता है कुछ की नॉलेज में ना भी हो। ये सेशन एक हो सकता है बोरियत भरा लगे कुछ लोगों को, और कुछ को हो सकता है कि इंटरेस्टिंग भी रहे। तो मैं आप सभी का और सभी को ये गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुने। अगर आप जानते हैं वेल एंड गुड, और अगर नहीं जानते हैं तो आपको और भी फोकस करके सुनना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में अगर अपन कैरियर बेस लेके चल रहे हैं, ये कैरियर बना के चल रहे हैं, और मैं यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स रखूंगा, आप यूटेक को क्रॉस वेरीफाई करिए उन चीजों के साथ में। आप किसी भी कंपनी को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या कंपनी ये जेन्युइन है, ये लीगल प्लेटफॉर्म को यानी कि इंट्रोड्यूस कराती है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन। तो ये सारी चीजें आप एक क्रॉस वेरीफाई करके हर पॉइंट टू पॉइंट मतलब आपको ये जज करना है, जस्टिफाई करना है। तो जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स को, जो मेन पॉइंट्स मैं समझता हूं कि इनके अंदर ये चीजें अपनी नॉलेज में होनी चाहिए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि कंपनी अधिनियम 2013 या पार्टनरशिप एक्ट 1932 या एलएलपी जो लिमिटेड लायबिलिटी जो एक पार्टनरशिप फर्म होती है, 2008 एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर चल रही है तो उसके पास में 3, या तो कंपनी अधिनियम 2013 या 1932 पार्टनरशिप एक्ट या एलएलपी एक्ट 2008 के तहत उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो ये चीज क्लियर कट हो जानी चाहिए कि यानी कि अगर कोई भी कंपनी रन कर रही है, मैं जैसे आपने भी देखा होगा, मैंने कई ऐसे देखा कि इस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे चलती है कि लोग एज ए प्रोप्राइटरशिप पर भी कंपनियां चलाते हैं महीने 6 महीने, और यानी कि गवर्नमेंट की नजर में आने से पहले ही वो कमा के या निकल जाते हैं। तो ये चीजें इस इंडस्ट्री में अपन है तो इसका बेसिक अपने को लीगल पता होना चाहिए। अगर कोई कंपनी अधिनियम 2013, पार्टनरशिप एक्ट 1932 या एलएलपी एक्ट 2008 के तहत रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब वो एक जेन्युइन लीगल प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट बात करें उस कंपनी का, जो भी कंपनी इस इंडस्ट्री में रन कर रही है उसका इंडियन टेरिटरी के अंदर यानी कि भारत के क्षेत्र में, भारत के अंदर कहीं पर भी कम से कम एक ऑफिस फिजिकली होना चाहिए, ये भी मैंडेटरी है। नेक्स्ट आता है कंपनी कभी भी मनी सर्कुलेशन या पिरामिड या चिट फंड या यानी कि ऐसी स्कीमों में शामिल नहीं होनी चाहिए। अब शामिल नहीं होने का मतलब कि उनका जो बिजनेस प्लान है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मनी सर्कुलेट करते हो या पिरामिड के जैसे रन होता हो। अब पिरामिड क्या होता है या मनी सर्कुलेशन क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा आगे चल के इस पे फोकस करूंगा। नेक्स्ट आता है कि डायरेक्ट सेलर के साथ में जो प्रोडक्ट या सर्विस बेचने का या बेचने की पेशकश करने के लिए यानी कि ऑथराइजेशन होना चाहिए या रिटन में एग्रीमेंट होना चाहिए। अब ये यूटेक के साथ आपको हर पॉइंट मतलब क्रॉस वेरीफाई करने हैं। डायरेक्ट सेलर्स के पास कंपनी द्वारा जारी किया गया आईडी कार्ड फिजिकली एड्रेस के साथ होना चाहिए, ये भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे आपके पास आई कार्ड है, प्रोफाइल आपकी खुलती है, उसमें एड्रेस वगैरह काफी लोग उसको जैसे फिजिकली भी रखते हैं, काफी डिजिटली अपने ऐप के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलर्स द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज या प्रोडक्ट्स एप्लाइड लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब एप्लाइड लॉ के मतलब यह है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर कंपनी सेल कर रही है या डायरेक्ट सेलर्स के द्वारा सेल किए जा रहे हैं तो वो कोई प्रोहिबिटेड लिस्ट या कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं जो गवर्नमेंट या कोई स्पेसिफिक मतलब ऐसा उस पर बैन ऐसे कर रखा हो या कोई स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर अपन उनको सेल कर सकते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट है या कोई जैसे ये डीजल पेट्रोल का, जैसे आप पेट्रोल पंप देख पाते हो, हर कोई ऐसे खुल के नहीं बैठ सकता, तो कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, कुछ क्राइटेरिया होता है, उसके तहत ही उनको, जैसे वाइन के टेंडर होते हैं
तो ये चीजें मतलब डायरेक्टली नहीं बेची जा सकती इस इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट बात करें कंपनी के डायरेक्टर यानी कि डायरेक्ट सेलर्स द्वारा सर्विस एंड प्रोडक्ट्स के प्रति कंपनी ही उत्तरदायी होगी, यानी कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रति जो भी कंपनी द्वारा या जो भी डायरेक्ट सेलर्स के द्वारा सेल किए जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करें, प्रत्येक कंपनी डायरेक्ट सेलिंग अपनी वेबसाइट पर क्लियर एंड इजी वे में कंपनी का नाम, पता, शाखा, कस्टमर केयर नंबर, ईमेल आईडी मेंशन यानी कि होने चाहिए वहां पर। ये भी आप जैसे यूटेक के अगर आप क्रॉस वेरीफाई करें तो सारी चीजें आप देख सकते हैं। अगर कोई कंपनी के प्रति यानी कि शिकायत दर्ज कराए यानी कि दर्ज कराई गई शिकायत के लिए टिकट संख्या, ये ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए। अब उसके जो वे हैं, आप जैसे कस्टमर केयर है या ईमेल के थ्रू है या जैसे आप अपने यहाँ पर यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू भी मेन लीडर्स को वो क्वेरी जनरेट होके आती हैं और कंपनी सिस्टम तक पहुंचती है। तो ये सिस्टम होना चाहिए कि कोई भी कस्टमर डायरेक्टली अप्रोच कर पाए। रिफंड पॉलिसी, एक्शन पॉलिसी, शिपमेंट, पेमेंट मेथड, पेमेंट कैंसिलेशन, ये जो प्रोसेस होती है वो भी क्लियर कट उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रोडक्ट एंड सर्विस की कुल ब्रेकअप प्राइस क्या है, डिलीवरी शुल्क, डाक हैंडलिंग चार्जेज, व्हीकल चार्जेज आदि मेंशन होना ही चाहिए। अब जैसे कि आप देख पाते होंगे कि किसी भी प्रोडक्ट पर जैसे ब्रेकअप प्राइस का मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है जैसे ऑफर में कोई स्पेशल डिस्काउंट देते हैं या एमआरपी क्या है या डीपी क्या है या उस पर यानी कि बिजनेस वॉल्यूम वगैरह, वो सारा कुछ उसकी डिटेल्स उस पर क्लियर कट होनी चाहिए। अब उसमें क्या उसका शिपिंग चार्ज है, अगर प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड है या वो भी क्लियर होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट पर कितना शिपिंग चार्ज रहेगा। तो ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा 48 आवर्स के अंदर कंप्लेन करने का एक सिस्टम, जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि कस्टमर केयर या ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, यानी कोई भी कस्टमर अगर 48 आवर के अंदर कंप्लेन आती है, अगर क्वेरी नहीं होती है तो उसका एक सिस्टम होता है, ग्रीवेंस कमेटी होती है हर कंपनी के अंदर, वो शिकायत वहां तक जाती है, उसमें क्या क्वेरी है उसका रिजॉल्व जल्द। और अगर वो 30 डेज के अंदर क्वेरी डिस्पोज नहीं हो पाती तो रिटन में ये कोड जनरेट होना चाहिए कि ये यानी कि 30 डेज के बाद में भी ये क्वेरी क्यों सॉल्व नहीं हो पाई या इसका क्या रीजन है कि टाइम बढ़ाया जा रहा है। बात करें, सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने सभी डायरेक्ट सेलर्स का रिकॉर्ड रखेगी जिसमें नाम, पता, ईमेल, संपर्क नंबर वगैरह दर्ज होने चाहिए। अब ये आप जब एक रजिस्ट्रेशन करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर ये सारी चीजें मेंशन करके चलते हैं और वहां पर कंपनी के पास में ये सारा यानी कि रिकॉर्ड रहता है। नेक्स्ट बात करें, प्रत्येक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी प्रोडक्ट सर्विसेज का विज्ञापन उपयोगिता के अनुसार ही करेगी, बढ़ा चढ़ाकर नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब पॉइंट है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग के अंदर आप देख पाते होंगे कि लोग कैसे कैसे कंपनियों को, जो कंपनियों का प्लान है उसको किस तरीके से पिच करते हैं। तो इसमें ये कोई भी प्रोडक्ट है या कंपनी का कोई भी यानी कि बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग कुछ फंडिंग या जो भी सोर्सेज ऐसे हैं जहां से अपने को कंपनी का प्लान या इनकम जनरेट होना शो किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट का जो एक्चुअल में जिस तरीके से करना चाहिए, यानी कि अपने को जो लगता है कि ये चीज है वही चीज दिखानी चाहिए, बाकी बड़ा चढ़ाकर नहीं। तो ये इस पर मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि अपन चाहते हैं कि यूटेक को अपन अलग तरीके से रन करें और इस एक अलग पहचान बना के रखें। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, कोई भी कंपनी या डायरेक्ट सेलर झूठा प्रतिनिधित्व यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा। अब इसमें होता क्या है, काफी लीडर्स होते हैं कि सर मैं फला लीडर बोल रहा हूँ, यानी कि किसी भी लीडर का नाम लेके और अपनी क्लोजिंग के चक्कर में झूठ बोल के काफी
मतलब केस ऐसे आते हैं कि सर ये बन के मेरे पास कॉल किया, या कंपनी का डायरेक्टर एमडी सीएमडी ऐसे बन के मेरे पास कॉल किया, तो ऐसा मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, प्रत्येक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी प्रोडक्ट सर्विस की प्रामाणिकता की जिम्मेदारी कंपनी की या डायरेक्ट सेलर्स की ही होगी। तो जो भी कंपनी के सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, ये सारी यानी कि कंपनी और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डायरेक्ट सेलर्स हैं, उनकी ही होगी। नेक्स्ट आता है, प्रत्येक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रथाओं, डिस्ट्रीब्यूशन जो मेथड होता है, की निगरानी करेगी और कानूनी रूप से संबंधित नियमों का पालन करेगी। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब उसमें एक कैलकुलेशन क्या है, बिजनेस प्लान का कैसे उसका पे आउट होना है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो वो कंपनी मतलब उस पर भी ये रखेगी कि जैसे काफी लीडर होते हैं, वो अलग अलग तरीके से कि सर यहाँ पर फ्री में आईडी लगाइए, ये फलाना करिए, ढिंका करिए, इतना। तो वो सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए कि यानी कि उन सारी कि कोई ऐसा नहीं कि एक जैसे माहौल जनरेट कर रहा है, या अलग लीडर सिर्फ दिखाने के चक्कर में या जल्दी रैंक लेने के चक्कर में कि सर फ्री आईडी लग रही है, या यहाँ पर ये प्रोडक्ट लीजिए, यहाँ पर कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, प्रत्येक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सभी डायरेक्ट सेलर्स की पहचान का रिकॉर्ड रखेगी एवं डी लिस्ट किए गए डायरेक्ट सेलर्स की सूची वेबसाइट पर पब्लिश करेगी, या मतलब उसकी सूचना देने पर लेने पर देगी। अब यहाँ पर बात आती है कि डी लिस्ट क्या है। यानी कि अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग या कुछ जो कंपनी का यानी कि वर्थ है उसको कहीं मतलब हार्म करता है, क्या ये मान के चलिए कि कंपनी का जो बिजनेस प्लान है उसके अकॉर्डिंग कुछ गलत, जैसे कि ऊपर के अभी पॉइंट में मैंने बताया था, तो ओवरऑल ये है कि कंपनी के हितों को ध्यान में नहीं रख के या कंपनी को डिफेमेशन के उसमें लेके आता है, या किसी अदर कंपनी के साथ में जाके और अपने नेटवर्क को डिस्टर्ब करता है, ओवरऑल कंपनी का हित या कंपनी का जो यानी कि लाभ के प्रति नुकसान पहुंचाता है, तो उसमें कंपनी को क्या है कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक पावर होता है कि वो उनको डीलिस्ट कर सकते हैं, और जो भी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर या कस्टमर डीलिस्ट किए हुए हैं, उनकी अगर कोई सूचना ले तो उसका कंपनी को देना अनिवार्य है, और कंपनी वेबसाइट पर भी उनको पब्लिश करके चलेगी। अब यानी कि किसी को ये मालूम करना है कि मेरे पास इस लीडर का कॉल आया और ये लीडर क्या कंपनी के साथ में एसोसिएटेड है या नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मतलब डिलिस्ट किया हुआ है या ब्लॉक किया हुआ है, तो उस तरीके से ये मतलब उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में है। नेक्स्ट आता है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी केंद्र सरकार की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एनसीए प्रक्रिया का हिस्सा बनेगी। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अपन अमूमन ये बोलते हैं कि कंपनी एमसीए में रजिस्टर्ड है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में इन पे आगे आपसे डिस्कस करूंगा। तो होता क्या है कि कंपनी का जो भी बिजनेस प्लान है, जो प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है एमसीए के अंदर होती है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग यानी कि सबमिशन वहां पर होता है और इसकी मॉनिटरिंग करता है एनसीएच, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। तो जो भी कंपनी होती है वो वहां पर रजिस्टर्ड होती है, अगर अगेंस्ट में कोई कंप्लेन जाती है तो वहां से इसका यानी कि मॉनिटरिंग होता है। नेक्स्ट आता है, आयुर्वेदिक सिद्धा और कानूनी दवाओं या होम्योपैथिक औषधियों सहित औषधियों या बिक्री के प्रयोजन के लिए औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अधीन जारी अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर कंपनी सेल्फ या कंपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करती है तो औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट आता है, संवेदनशील व्यक्ति डेटा से या ऐसे संवेदनशील या जानकारी विपरीत है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि आईटी एक्ट 2021 की धारा 43 के ए के अधीन समय समय पर विनिर्दिष्ट की गई है।
अब यहाँ पर जैसे कि आप देख पाते होंगे, मैं क्लियर कट आपको समझाऊं तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की इंफॉर्मेशन यानी कि आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो सिक्योर है या उसको सुरक्षा प्रदान की गई है, उसको भी मतलब ध्यान में रख के चलेगी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो फर्स्ट रेफरल यानी कि लेवल फर्स्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन मीन्स उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर हम यहाँ पर शो करते हैं, और नेक्स्ट आपके जो लेवल है उनको हेड करके रखते हैं। और उसका रीजन बिहाइंड दैट ये है कि आप डायरेक्ट अप्रोच से जिन बंदों को या जिन जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनकी क्लोजिंग करके लाते हैं तो वो आपके डायरेक्ट टच में होते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट जब आगे स्पॉन्सरिंग करते हैं तो वहां तक आपकी डायरेक्टली अप्रोच नहीं होती, तो इसलिए आप उनकी सूचना या नंबर या नाम जानने के हकदार नहीं होते। तो यानी कि जो पर्सनल डेटा है उसकी सिक्योरिटी या सिक्योर रखना कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट के अनुसार वो डेटा वगैरह मैनेज करके कंपनी को चलना होता है। नेक्स्ट आता है समस्त निगमन प्रमाण पत्र, संगम, ज्ञापन, अनुच्छेद या स्थायी खाता, कर कटौती और संग्रहण, खाता संख्या, माल सेवा कर रजिस्ट्री, माल सेवा और माल सेवा कर विवरणी होनी चाहिए, आयकर विवरणी, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट और ऐसी अन्य संगत रिपोर्ट, प्रत्यक्ष विक्रेता की पंजिका, आयातक, निर्यातक, कोड प्रमाण पत्र, खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, विनिमय या बिक्री के प्रयोजन से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिनियम 2006 का 34 के अधीन जारी अनुज्ञप्ति, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अधीन जारी अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र आदि फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक रूप से कार्यालय पर स्टोर किए गए होने चाहिए। अब यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप यूटेक बिजनेस ऐप के अंदर जब जाते हैं गैलरी ऑप्शन में, वहां पर जैसे आप पीडीएफ ऑप्शन पर जाकर क्लिक करते हैं तो ये सारी चीजें यानी कि आरओसी क्या है, एफएससीआई क्या है, जीएसटी क्या है, टेन क्या है, पेन क्या है, आईएस क्या है, तो ये कंपनी के उस लीगल जो डॉक्यूमेंटेशन या सर्टिफिकेशन होता है उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। यूटेक की बात करें अपन, और जैसा कि कंपनी की बैलेंस शीट या ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है या कितनी है, क्या बैलेंस शीट है, ऑडिट रिपोर्ट क्या है, इनके बारे में आप कंपनी के ऑफिस जाकर जानकारी ले सकते हैं। यानी कि कंपनी के जो हेड ऑफिस है वहां पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी लीडर इनके बारे में जानकारी ले सकता है। जैसे बैलेंस शीट है, हालांकि ये चीजें क्या होता है कि काफी कंपनियां होती हैं, आपको एमसीए की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है तो वहां पर भी जाके इन चीजों की डिटेलिंग ले सकते हैं, और कुछ कंपनियां भी होती हैं जो कुछ चार्जेस लेके आप किसी भी कंपनी की जैसे ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट वगैरह ये सारी चीजें आप वहां से ले सकते हैं। कुछ चार्जेस होते हैं वो जमा कराने होते हैं। तो ओवरऑल मैं बात करूं, ये पॉइंट्स जो अकॉर्डिंग टू जो अभी लेटेस्ट गाइडलाइन है, इनफोर्स है, अप्लाइड है, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें मेंशन की गई हैं। और कोई भी कंपनी अगर लीगली ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म अपन मान के चले तो उनके पास में ये सारी चीजें, सारे पॉइंट्स मतलब टच करते हुए कंपनी को रन करना चाहिए। अब आप इसका क्रॉस वेरीफाई यूटेक के साथ इनका जो भी गाइडलाइन के पॉइंट्स हैं इनका कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको मैं थोड़ा एक और, जैसे 21 जून 2023 को जो एक लीगलाइजेशन की और इस इंडस्ट्री को लेके जाता है, एक और प्रेस विज्ञप्ति यानी कि गजट नोटिफिकेशन एक 21 जून 2023 को एमसी द्वारा रिलीज किया गया, जिसमें केंद्र सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का 35 की धारा यानी कि 94 के साथ पठित धारा 101 की उपधारा 2 के खंड ये और 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। अब इसमें क्या नियम है कि इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष विधि संशोधन नियम 2023 है। नेक्स्ट कि राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे यानी कि इन्फोर्स होंगे खंड 6 के
पश्चात 6 के विक्रेताओं के माध्यम से के स्थान पर, अब ये आप गौर करिएगा कि विक्रेताओं के माध्यम से के स्थान पर शब्द सीधे, यानी कि विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से। अब यहाँ पर केवल ये मान के चलिए कि नेटवर्क के माध्यम से एक ऐड किया है, उसको रिप्लेस किया है विक्रेताओं के माध्यम से, यानी कि विक्रेताओं के माध्यम से के स्थान पर विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से। अब इसमें अंतर क्या है कि पहले जैसे डायरेक्ट सेलर्स के थ्रू कोई भी सेल किया जाता था, उसके स्थान पर अब इसमें पूरे नेटवर्क को, यानी कि पूरी टीम के द्वारा जो सेल किया जाता है वो इसमें कंसीडर किया गया है, यानी कि प्रतिस्थापित किया गया है। उस सब को उठा के यानी कि रिप्लेस कर दिया विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से, यानी कि नेटवर्किंग के थ्रू, यानी कि टीम के थ्रू। तो मेरे हिसाब से आप सभी को ये सारी चीजें, कुछ लोगों को काफी अच्छी तरीके से मालूम भी होंगी और कुछ को इन चीजों को ध्यान में रख के, जिनको नहीं है चलना चाहिए। आपको काफी सोर्सेज होते हैं जहां से ये चीजें आप ग्रैब कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों बात करें जैसे कि कोई कंपनी आपके सामने आती होगी, काफी लोग, काफी लीडर्स के थ्रू आप सुनते होंगे कि सर ये मनी रोटेशन है, ये कंपनी का जो प्लान है ये पिरामिड स्कीम में आता है, या ये चिट फंड का काम करते हैं, यानी कि वगैरह वगैरह ऐसी आप बातें सुनते होंगे। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ, जहां तक मेरी नॉलेज है, कि एक्चुअल में देखा जाए तो 90 या 95% लोगों को ये पता नहीं होता कि एक्चुअल में मनी रोटेशन होता क्या है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इन पॉइंट को आप जानते हैं, वेल एंड गुड है, और नहीं जानते तो किसी भी मुगालता में ना रहें। किसी लीडर की कोई भी बातों को अगर आपको जस्टिफाई करना है तो ये पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए। मैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में पिरामिड स्कीम या डायरेक्ट सेलिंग स्कीम, यानी कि एक अनलीगल प्लेटफॉर्म क्या होता है और एक लीगल प्लेटफॉर्म क्या होता है, पिरामिड स्कीम क्या है, और एक्चुअल में जो डायरेक्ट सेलिंग स्कीम होती है या जो प्लान होता है वो क्या होता है। इसकी कोई स्पेसिफिक कहीं भी ऐसा डिटेलिंग नहीं दी गई है, लेकिन जब इंटरप्रिटेशन करते हैं अपन, मतलब जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जब अपन जस्टिफिकेशन करते हैं दोनों के बीच में कि ये सही है या गलत है, तो उन पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखूंगा, किस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। पिरामिड स्कीम क्या होती है कि यहाँ पर पहले आओ और पहले पाओ वाला एक सिस्टम जनरेट करते हैं एक बिजनेस प्लान के थ्रू, यानी कि कंपनी से जो पहले जुड़ गया वो हमेशा ज्यादा कमाएगा या ज्यादा पाएगा, जबकि एक्चुअल में जो जेन्युइन प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर कंपनी यानी कि के अलग अलग जो लीडर्स होते हैं वो अपने नेटवर्क से कंपनी को ड्राइव करते हैं। पिरामिड स्कीम के अंदर अगर ऊपर वाला यानी कि जो फर्स्ट में आ गया वो हमेशा ऊपर ही रहता है, नीचे वाला हमेशा नीचे रहता है, और ज्वाइनिंग से ही पैसा लिया जाता है और ज्वाइनिंग से ही पैसा या कमीशन दिया जाता है। अभी आप थोड़ा सा समझिएगा। अब यहाँ पर ज्वाइनिंग, एम आई ऑडिबल सर? हेलो, यस सर, लाउड एंड क्लियर सर जबरदस्त आ रहा है। थैंक यू सर। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये समझने की मतलब जरूरत है, अगर नहीं आपको, यानी कि जिनको भी अगर पता नहीं है कि ज्वाइनिंग से पैसा आना, ज्वाइनिंग से ही पैसा दिया जाना, इट मीन्स से क्या मैं कहना चाह रहा हूँ या क्या इसका सेंस निकलने वाला है। ये पिरामिड स्कीम का एक पहचान है कि ज्वाइनिंग से ही पैसा आता है, ज्वाइनिंग से ही पैसा जाता है या कमीशन दिया जाता है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग जो स्कीम होती है वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर ज्वाइनिंग से पैसा नहीं दिया जाता और ना ही कमीशन दिया जाता है, बल्कि यहाँ पर जो पैसा या कमीशन जो दिया जाता है वो प्रोडक्ट और सर्विस की सेल या परचेज से जनरेट होता है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जब सेल होती है तो उसका कमीशन यहाँ पर जनरेट होता है, तभी वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ज्वाइनिंग का मतलब ये है कि वहां पर ना तो कोई प्रोडक्ट है ना कोई सर्विस है, और अपन एक
यानी कि टोकन मनी जैसे मान लो कि अपन पैसे दे रहे हैं, मान लो 1000 रुपए 500 रुपए या जो भी है, वहां पर अपने को कुछ भी ना तो डिजिटली मिल रहा ना कोई फिजिकली मिल रहा, और 1000 रुपए दिए और अपन ज्वाइन हो गए, तो इसका मतलब ये तय मान के चलिए कि वो पिरामिड स्कीम है। अगर आपका एक भी पैसा जा रहा है ज्वाइनिंग में, 1 रुपया भी जा रहा है, तो उसकी वैल्यू आपको यानी कि प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में मिलनी ही चाहिए, और उसी के थ्रू आपके पास पैसा जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो एक पिरामिड स्कीम को टच करता है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो पिरामिड स्कीम के अंदर नेटवर्क को वन मैन लीडरशिप यानी कंपनी चलाती है, फिर उसका पूलिंग होता है, या उसके बाद एक के बाद यानी कि 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 एक जगह निर्धारित की जाती है, और खाली जगह पर वहां पर लोग सेट होते रहते हैं। ऊपर के लोग ऊपर सेट हो जाते हैं, नीचे के लोग नीचे सेट हो जाते हैं, यानी कि ये कंपनी मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है कि लोगों को कहां पर लगाना है। सॉरी। तो ये अगर इस तरीके से है, कोई पूलिंग सिस्टम है, तो ये मान के चलिए कि पिरामिड स्कीम को टच करता है। अगर यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग जो स्कीम होती है वहां पर यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं एक तरीके से ये मान के चलिए कि रिक्रूट होते हैं। प्रोडक्ट अच्छा अगर उनको लगता है या सर्विस अच्छी लगती है तो वो खरीद लेते हैं, और अगर नहीं लगती तो वो नहीं खरीदते हैं, और अगर लगता है कि मेरे को प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, मेरे नीड का है, मैं यूज कर सकता हूँ, तो वो परचेज करता है, यूज करता है। और एक ट्रेडिशनल जो बिजनेसमैन का एक नेटवर्क होता है उसकी तरह डायरेक्ट सेलिंग में भी ग्राहकों का एक नेटवर्क जनरेट करता है। जैसे कि आप आपकी टीम बिल्ड करते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल करते हैं तो उसके थ्रू आपकी टीम बिल्ड होती है। यहाँ पर क्या होता है कि एक क्राउड फंडिंग की जाती है, लोग पैसे देते हैं, उनको ना तो कोई डिजिटली ना कोई फिजिकली कुछ भी प्रोडक्ट मिलता नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करूं, पिरामिड स्कीम में प्रोडक्ट होता ही नहीं है, या अगर होता भी है तो एक नाम यानी कि प्रोडक्ट के नाम से, अब वो किसी भी में हो सकता है, एक पैसा दिखाया जाता है, घुमाया जाता है, यानी कि आप इतना ये प्रोडक्ट है, ये आपको तब मिलेगा, ये कब मिलेगा, तो उस तरीके से उस प्रोडक्ट के नाम से पैसा वसूला जाता है, उससे यानी कि मनी रोटेट किया जाता है। जबकि एक्चुअल में जो डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट होती है वहां पर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में प्रोडक्ट यूजेबल होता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल किया जाता है, और जो जितना ज्यादा सेल करता है उसको उतना ही इनकम जनरेट होती है। तो ये मतलब पॉइंट टू बी नोटेड एक तरीके से कि प्रोडक्ट की सेल और परचेज के अकॉर्डिंग किसी भी लीडर की इनकम डिपेंड करती है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि अगर आप ऊपर बैठ गए तो आपके पास पैसा जाता ही रहेगा। अब यहाँ पर डिफरेंट तरीके से लीडर्स का एक ही लेवल लेते हुए भी अलग अलग इनकम हो सकती है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि पिरामिड स्कीम यहाँ पर लेवल पर पहुंचने के बाद ही आय निश्चित हो जाती है, यानी कि आपने कोई स्पेशल पिन या लेवल जो अपन बोल के चलते हैं, कोई भी रैंक अगर कोई ले लेता है तो उसकी जो इनकम है वो फिक्स हो जाती है। अगर मान लो अपन ये बोल के चल रहे हैं सर आप ये रैंक लीजिए और इस रैंक पर आपको इतनी इनकम मिलेगी ही, ये तय है, यानी कि मान लो बोल दिया कि इस रैंक पर 50,000 रुपए आने हैं, तो 50,000 रुपए अगर फिक्स हो गए तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि वो पिरामिड स्कीम है। अगर अपन डायरेक्ट सेलिंग स्कीम की बात करें जो एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म को टच करते हुए कोई कंपनी चलती है, तो यहाँ पर लेवल अचीव करने पर भी इनकम सेल पर डिपेंड करती है, यानी कि यहाँ पर आप लेवल लेने के बाद भी ये जरूरी नहीं कि उतनी इनकम लें, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, जो एक एवरेज अपन एग्रीगेट निकाल के बताते चलते हैं, और उससे वो इनकम कम भी जा सकती है। अब इंटेक की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाते होंगे कि अगर कोई प्लेटिनम है या कोई डायमंड है या कोई गोल्ड है या सिल्वर है, इवन कोई ब्रॉन्ज भी है, तो ये मान के चलिए कि उनकी ऐसे नहीं कि प्लेटिनम बन गए तो प्लेटिनम की आय 1 लाख जानी या 1.5 लाख जानी या 50,000 जानी या 2 लाख जानी, तो ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। ओवरऑल इनकम डिपेंड करती है कि उनके टीम का टर्नओवर क्या है, वो पर डे कितने प्रोडक्ट और सर्विस सेल हो रही है। तो अगर ऐसा है यानी कि जहां पर लेवल लेने के बाद भी इनकम
फिक्स नहीं है तो एक तरीके से जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। यानी कि इनकम डिपेंड करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू टर्नओवर। टीम का जो भी सेल परचेज है उसके अकॉर्डिंग इनकम जानी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो कंपनी या वो प्लेटफॉर्म एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। अगर इनकम फिक्स्ड है तो ये तय मान के चलिए, आप आरओआई या कुछ भी उसको बोल लीजिए, तो वो एक पिरामिड स्कीम को टच करता है। नेक्स्ट में बता के चलूं कि कंपनी नेटवर्क बनाती है, जो पिरामिड स्कीम होती है, कंपनी नेटवर्क बनाती है, जो ऊपर लग जाए वो ऊपर लग गया, और जो नीचे लग जाएगा वो कुछ भी कर ले, वो ऊपर वाले से कभी भी ऊपर नहीं जा सकता, चाहे वो अर्निंग हो चाहे रैंक। अब इसका मतलब समझिएगा कि आपका अपलाइन है उसको आप कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते, ना तो इनकम में ना रैंक में। हो सकता है रैंक आप सेम ले लें, लेकिन इनकम कभी भी आप उनको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा है तो वो एक पिरामिड स्कीम है। अगर जेन्युइन प्लेटफॉर्म की बात करें कि डायरेक्ट सेलिंग के अकॉर्डिंग वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर लीडर नेटवर्क बनाते हैं, वो अपना अपना नेटवर्क बनाते हैं, यानी कि हर लीडर इंडिविजुअली अपना अपना नेटवर्क बनाता है। इसमें नीचे वाला भी ऊपर वाले से, यानी कि अपने अपलाइन से ऊपर रैंक ले सकता है और अपने अपलाइन से ज्यादा इनकम भी ले सकता है। अब ये आप इसका जस्टिफिकेशन या ऐसे डिफरेंशिएट करना है तो आप यूटेक के साथ अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा, जिनको पता है वो काफी जानते भी होंगे कि जैसे कि मैं बात करूं तो किसी भी लीडर को आपके नॉलेज में है, वो आप देख सकते हैं कि काफी ऐसे लीडर मिलेंगे यूटेक के अंदर जो उनके अपलाइन से ज्यादा इनकम ले रहे हैं या उनकी अपलाइन से हायर रैंक पर बैठे हैं। तो ये चीजें, यानी कि अगर ऐसा है कि कोई भी लीडर उसके पास ये चांस है कि अपने अपलाइन से ज्यादा इनकम या जल्दी रैंक ले सकता है, तो इसका मतलब ये मान के चलिए ओवरऑल उनकी टीम डिपेंड करेगी उनके बिजनेस के ऊपर, उनके टर्नओवर के ऊपर, और अगर ऐसा है तो एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट मैं बात करूं पिरामिड स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, पैसा निवेश होता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर, जबकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो होती है, लीगल प्लेटफॉर्म होते हैं, वहां पर पैसा कभी निवेश नहीं होता, इन्वेस्ट नहीं होता। वहां पर केवल और केवल प्रोडक्ट और सर्विसेज की सेल और परचेज की जाती है। अगर ऐसा है, यानी कि प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल या परचेज किया जा रहा है, उसके थ्रू इनकम आ रही है, या जो टीम का बिजनेस बिल्ड हो रहा है वो ओनली और ओनली यानी कि प्रोडक्ट और सर्विस पर डिपेंड है, तो ये तय मानिए कि वो जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ओवरऑल ये मान के चलिए एक दिन उस कंपनी का जाना तय है, या वो एक मतलब जो एक माइंडसेट बना के आते हैं कि अपने को इतने दिन चलाना है, तो उस तरीके से यानी कि एक रोटेट करने का तरीका होता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट है तो ये तय मानिए कि वो एक लीगल प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट मैं बात करूं कि पिरामिड स्कीम के अंदर लेवल है तो आय निश्चित है, जैसा कि मैं अभी पहले भी बता चुका हूं आपको ये बात। और अगर डायरेक्ट सेलिंग जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर लेवल होने पर भी इनकम फिक्स नहीं होती। नेक्स्ट मैं बात करूं कि पिरामिड स्कीम है उसमें एक वर्चुअल प्रोडक्ट होता है, या उसकी कीमत होती है तो वो बहुत ज्यादा होती है, वैल्यू फॉर मनी नहीं होता। यानी कि एक्चुअल में अगर कोई प्रोडक्ट वर्चुअली भी है, उसकी अगर यानी कि कीमत 10 रुपए होनी चाहिए या 100 रुपए होनी चाहिए, और 100 रुपए की जगह उस पर अगर अपन 5,000 रुपए या 10,000 रुपए पे कर रहे हैं, या 100 की जगह अगर 2,000 या 5,000 पे कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि वो पिरामिड स्कीम को कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं। यानी कि वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, जो वैल्यू एडेड मनी होता है प्रोडक्ट पर, वो वैल्यू फॉर मनी होना ही चाहिए।
जबकि डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर नेटवर्किंग में जो भी प्रोडक्ट होता है वो वैल्यू फॉर मनी होता है, उसकी एक्चुअल प्राइस होती है। अब एक्चुअल प्राइस का यहाँ पर कुछ अगर अपन और इंटरप्रेट करें, इसको इंटरप्रिटेशन करें इसका, तो यहाँ पर निकलता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा काफी कंपनियों के प्रोडक्ट्स होते हैं, किसी का मान लो एक एग्रीगेट निकाल के चले कि 1000 रुपए के नियर अबाउट अपन किसी का प्राइस मान के चलते हैं कि एक्चुअल में इतना होना चाहिए 1000 रुपए का। अब हो सकता है कोई कंपनी उसको 1050 का भी निकाले, कोई हो सकता है उसको 950 में भी दे दे या कोई 1000 में भी दे दे। तो इतना फ्लैक्चुएट मतलब उसके अंदर होता है, प्राइस अगर फ्लैक्चुएट होती है तो वो तो ये मान के चलिए कि चल सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सकता कि 1000 का 10,000 का हो जाए या 1000 का वो 5000 का हो जाए। तो वो ओवरऑल अपने जो सेंस काम करता है कि एक्चुअल में इसकी वर्थ है तो वो होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूं कि जो पिरामिड स्कीम होती है वहां पर रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाए जाते हैं कि आप ज्वाइन कर लो और पैसा आता रहेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, घर बैठे पैसे आएगा, ऑटो पूल सिस्टम है, पैसा डबल होगा, ट्रिपल होगा, ऐसा दिखाया जाता है। अगर ऐसा दिखाया जा रहा है या कंपनी का ऐसा बिजनेस प्लान है तो ये तय मानिए कि वो एक पिरामिड स्कीम को टच करता है। और जो जेन्युइन प्लेटफॉर्म होते हैं डायरेक्ट सेलिंग स्कीम को टच करते हैं, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं, वहां पर उपयोगी प्रोडक्ट की सेल परचेज के आधार पर इनकम जनरेट होती है, उसी पर बिजनेस रन करता है और उसका प्लान ये तय मान के चलिए कि वर्किंग प्लान ही होगा। अगर नॉन वर्किंग प्लान है तो ये तय मानिए कि वो पिरामिड स्कीम को टच कर रहा है, और अगर वर्किंग प्लान है तो ये तय मान के चलिए कि वो बिजनेस प्लान एक डायरेक्ट सेलिंग जो लीगल जेन्युइन प्लेटफॉर्म होता है उसी के अकॉर्डिंग वो कंपनी रन कर रही है। तो ओवरऑल ये ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू अपन एक जस्टिफिकेशन कर सकते हैं कि कैसे डिफरेंशिएट किया जाए कि लीगल प्लेटफॉर्म है या नहीं है। ये चीजें अपनी नॉलेज में होना चाहिए। और क्योंकि आज हम इस इंडस्ट्री को, अगर मैं यूटेक की बात करूं तो आप और सभी यानी कि हम आप सभी मिलके यूटेक को एक अलग पहचान इस इंडस्ट्री में दिलाने जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी ये जैसे स्लम्स होता है या जैसे मैं कहूं कि कीचड़ होता है, उसमें कैसे एक गुलाब कमल खिलता है, तो उस तरीके से हम चाहते हैं कि यूटेक उस कमल की तरह इसमें से निकलकर ऊपर उठकर बाहर आए। तो ये सारी चीजें हर यूटेरियन को पता होनी चाहिए। अब मैं बात करूं, जैसे काफी क्वेश्चन आते हैं आपके सामने कि सर कंपनी एमसीए में लिस्टेड नहीं है, कंपनी कितने दिन चलेगी, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, कंपनी एफिलिएट मार्केटिंग करती है, क्या ये जेन्युइन है, या जो भी कंपनी मतलब या कंपनी का मैं यहाँ तक कि यूपीआई कब आएगी। जैसे कि आपके सामने काफी क्वेश्चन ये घूमते हैं, कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट लेके आएगी या क्या ये प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं, इनके अलावा भी कौन कौन से आ सकते हैं। तो ऐसे करके ओवरऑल काफी तरह के क्वेश्चन आपके सामने रेज होते हैं। तो मैं बात करूं जैसे कि क्वेश्चन बहुत तो रोटेट होता है, कंपनी का एमसीए में नाम नहीं है या है। काफी लीडर बोलते होंगे सर हमारी कंपनी या उस कंपनी का नाम तो एमसीए की लिस्ट में है, और क्या यूटेक एमसीए की लिस्ट में है या नहीं है, या ये भी कहते होंगे कि सर यूटेक का कहीं नाम नहीं है। तो टू बी फ्रैंक मैं आपको ये क्लियर कट कर दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले अभी मतलब फर्स्ट में बताया था कि 28 दिसंबर 2021 को जो एमसीए द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, उस गाइडलाइन को इन्फोर्स करते हुए या अप्लाइड होने के जस्ट बाद कुछ दिनों बाद ही 24 जनवरी 2022 को एक गजट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया
कि 28 दिसंबर 2021 से पहले का जो भी गाइडलाइन है, यानी कि 2016 का जो भी गाइडलाइन है, उसको नल एंड वाइड किया जाता है, यानी कि उसको एक तरीके से विड्रॉ किया गया और खत्म कर दिया गया, ये मान लीजिए। अब जो भी कंपनियां आज तक लिस्टेड थी, यानी कि आज तक कहने का मतलब 28 दिसंबर से पहले तक जो लिस्टेड थी, वो अकॉर्डिंग टू 2016 की जो गाइडलाइन थी उसके अंदर लिस्टेड थी। आप देख पाते होंगे पला कंपनी इस नंबर पर यहाँ पर रजिस्टर्ड है, ये कंपनी इस नंबर पर रजिस्टर्ड है, तो वो 2016 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मतलब लिस्टेड थी। 28 दिसंबर 2021 को आप ये ध्यान मतलब रखिएगा, जिनको पता नहीं है, मैं डेट मतलब आप चाहे मेंशन कर लीजिएगा कि 28 दिसंबर 2021 को जब ये गाइडलाइन रिलीज की गई, तो उसमें 90 डेज का एक टेन्योर, एक टाइम प्रोवाइड किया गया था, जो भी यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी है, कि आप अगर कंपनी या अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपके सामने 90 दिन का टाइम है। जो भी 28 दिसंबर 2021 को गाइडलाइन रिलीज की गई है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो कंप्लायंस है या जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, उनको कंप्लीट करिए और 90 दिन के अंदर आप हमें ये सबमिट कराइए। यानी कि वहां पर जो भी कंपनियां थी, उनका सबमिशन के लिए 90 दिन का टाइम दिया गया था 28 दिसंबर से। अब ये आपको ध्यान रखने की बात है। अब यहाँ पर सबमिशन होने के बाद में डायरेक्ट सेलिंग जो भी कंपनियां हैं, उन्होंने सबमिशन कराया। अब वो चाहे 20 साल पहले अपना बिजनेस रन कर रही थी, चाहे वो 20 घंटे पहले रजिस्टर्ड हुई। मेरा कहने का मतलब अगर वो 27 दिसंबर को भी रजिस्टर्ड हुई है, तो उनको वहां पर सबमिशन कराना था या कराया गया उनके द्वारा। अब यहाँ पर जब 2016 की गाइडलाइन विड्रॉ कर ली गई, तो कोई भी कंपनी किसी भी नंबर पर लिस्टेड है, वो सारा एक लिस्ट यानी कि खत्म है, ये मान के चलिए आप, उसका कोई वजूद नहीं है उस लिस्टिंग का। और किसी भी कंपनी का आज दिन तक यानी कि 28 दिसंबर के बाद में कोई भी लिस्ट रिलीज नहीं की गई, कोई भी लिस्ट जारी नहीं की गई। और वो कंपनी चाहे 20 साल से अपना बिजनेस रन कर रही है, चाहे वो 20 दिन पहले से बिजनेस रन कर रही है, आज डेट से भी मान के चले अपन, तो आज से अगर 20 दिन पहले भी रजिस्टर्ड हुई है, तो वो कंपनी भी जो 20 साल पहले की कंपनी है, उसी के पैरेलल या बराबर है, ये मान के चलिए। अगर मैं बात करूं लिस्टिंग की, तो यानी कि किसी भी कंपनी का 28 दिसंबर के बाद में आज दिन तक कोई भी नंबर नहीं है, उन सबका केवल सबमिशन है एमसीए के अंदर। और एमसीए के बाद में सबमिशन होने के बाद में जो बिजनेस का वे है, उसको रन या मॉनिटरिंग कराती है एनसीएस, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। अगर कोई क्वेरी जनरेट होके जाती है, तो वो एनसीएस के अंदर जाती है। तो ये आपको क्लियर कट ध्यान में रखना चाहिए कि 28 दिसंबर 2021 के बाद में कोई भी कंपनी का कोई भी नंबर नहीं है, किसी भी कंपनी का। और ये क्यों नहीं है कि 24 जनवरी 2022 को एमसीए ने एक गाइडलाइन जारी की कि हम 28 दिसंबर से पहले की जो भी गाइडलाइन रही है, जो भी अमेंडमेंट रहे हैं, उन सबको विड्रॉ करते हैं, यानी कि वापस लेते हैं। तो इसका मतलब पहले की गाइडलाइन है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। 28 दिसंबर से जो गाइडलाइन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी का कोई भी नंबर नहीं है। ये तय करता है 24 जनवरी 2022 को जो रिलीज की गई थी गाइडलाइन एमसीए के द्वारा। तो ये एक छोटा सा एक 3 डेट मान के चलिए आप कि 24 जनवरी 2022 और 28 दिसंबर, और उससे पहले जो 19 सितंबर 2016 के बीच का जो एक टाइम रहा है, वो सारी विड्रॉ की जाती है। और अभी जो अप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी का कोई भी नंबर नहीं है। अगर कोई कहता है, चाहे वो एमडी हो किसी कंपनी का, चाहे सीएमडी हो, चाहे कोई लीडर हो, चाहे कोई भी एडवोकेट हो, कोई सीईओ हो, एडवोकेट सीए तो हालांकि ये बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो हर चीज लॉजिकली लेके चलते हैं। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये कि मार्केट में ये क्वेश्चन बहुत फेस करना पड़ता है, तो आपको ये पता होना ही चाहिए कि सर ये बात ये ऐसे है, किसी भी कंपनी का कोई लिस्टिंग नहीं है। और अगर कोई कहता है, तो नो डाउट आप आपके अपलाइन या टॉप लीडर के थ्रू मेरे को लाइन पर लेके बात करा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आता है कि कंपनी कितने दिन चलेगी।
बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब एक क्वेश्चन रेज होता है और हर लीडर को पूछना भी चाहिए, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि पूछने से ज्यादा अपने को समझना चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर कोई ऐसे कंपनी लेके आ रहा है कि कोई भी प्लानिंग के तहत, तो कोई भी मैनेजमेंट ये नहीं बताएगा, अगर वो कैसे भी एक मतलब साजिश के तहत भी लेके आ रहा है तो वो कभी ये नहीं बताएगा कि ये कंपनी इतने दिन चलेगी। वो एक बहुत ही ब्रॉड लॉन्ग यानी कि मिशन विजन के साथ में कंपनी को इंट्रोड्यूस कराएगा, बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करेगा। तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए, अपना एक जैसे सिक्स सेंस कहते हैं ना, उस तरीके से अपना मतलब वो बेस पता होना चाहिए अपने को, जो अपन ये जस्टिफाई कर सके कि ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, ये कितने दिन चलेगी। तो ओवरऑल कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनका आप एक कंक्लूजन के अकॉर्डिंग या आपकी खुद की कैलकुलेशन आप निकाल सकते हैं कि ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। तो एक पॉइंट आता है इसमें कि कंपनी कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि उसका जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है उसकी क्या कैलकुलेशन है। अगर कंपनी 100% डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है या उससे ऊपर जा रही है, तो ये तय मान के चलिए कि उस कंपनी का भी जाना तय है। अब वो महीने चलती है कि 6 महीने चलती है, साल भर चलती है, वो एक उस कंपनी का माहौल या उसका जो भी एक फंडिंग या क्राउड फंडिंग या जैसे भी मान के चलिए कि उसके पास कितना यानी कि मनी स्टोर हुआ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओवरऑल मेरा कहने का सेंस ये है कि अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उस तरीके से बिजनेस रन कर रही है कि कंपनी के पास पैसा बच रहा है कंपनी चलाने के लिए, कंपनी की जो भी कॉस्टिंग प्रोडक्ट की आ रही है या कंपनी का जो भी मैनेजमेंट या स्टाफ वगैरह, ये सारा ओवरऑल एक रन करने के लिए कंपनी के पास पैसा बच रहा है तो कंपनी चलेगी। और अगर काफी आपने देखे होंगे सर ये तो 100% यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है या यहाँ पर 150% डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये तय मान के चलिए कि केवल वो मनी सर्कुलेट कर रहे हैं और कुछ दिन के मेहमान होते हैं, और कब रातों रात ओवरनाइट वो पार हो जाते हैं पता नहीं चलता। तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए कि मतलब यहाँ पर जो कैलकुलेशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके का है, तो अपन उससे जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंपनी का मनी होल्डिंग कितना है। अगर कंपनी एक साथ 100% बांट रही है या ओवर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो वहां पर क्या होता है, एक माहौल जनरेट किया जाता है कि महीने 6 महीने में एक साथ मतलब एडवर्टाइजमेंट वगैरह या माउथ पब्लिसिटी करा के एक डमी लीडर्स क्रिएट करके एक रैंक डमी मतलब बता के एक माहौल जनरेट किया जाता है। और वो क्या होता है, लोग एक साथ क्राउड फंडिंग के जैसे वहां पर एक मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि सर ये कंपनी ऐसे ऐसे, तो वहां पर लोग एक साथ जाते हैं, वो पैसा एक साथ कलेक्ट होता है। और होता क्या है, जब उनको पता चलता है कि इतना पैसा आ गया और अब इससे ज्यादा अगर अपन रन करेंगे इस कंपनी को तो अपन घाटे में जाएंगे या जो पैसा आया है वो अपने पास से जाना स्टार्ट हो जाएगा वापस। तो जब इस तरीके का यानी कि एक कंपनी के पास अगर मनी होल्डिंग हो रहा है तो ये तय मान के चलिए कि वो कंपनी का जाना निश्चित है। अब आप ये सारी चीजें मैं किसी अदर कंपनी या मतलब स्पेसिफिक किसी पर मैं वो नहीं कर रहा, ये आप अपने यूटेक के साथ आप क्रॉस वेरीफाई करिए और अदर कंपनी जो भी आपके सामने आती है उनके साथ क्रॉस वेरीफाई करिए कि क्या यूटेक जेन्युइन है या कितना नहीं है या कितना है। और कोई भी आपके सामने कोई अदर यानी कि बिजनेस प्लान प्रेजेंट करता है, इंट्रोड्यूस कराता है किसी प्लान को, तो आप उनसे ये जस्टिफाई करिए कंपनी की मनी होल्डिंग कितनी है। अगर मनी होल्डिंग है तो ये मान के चलिए कि कंपनी मैनेजमेंट कभी भी ओवरनाइट जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूं कंपनी का क्या इन्वेस्टमेंट कंपनी कराती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या होता है ये आपको थोड़ा सा इस पर यानी कि डीपली जाना है कि इन्वेस्टमेंट एक उस तरीके से कि एक माहौल जनरेट किया जाता है और पूरा कंपनी का सिस्टम ही इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड है, तो ये तय मानिए कि वो कंपनी भी जाना तय है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि कंपनी के डायरेक्टर्स की या कंपनी जो मैनेजमेंट है उनकी प्रोफाइल क्या है।
अगर कोई डायरेक्टर या जो भी मैनेजमेंट के अंदर बैठे हैं, होता क्या है कि कुछ, जैसे कि आपका अनुभव रहा होगा इस इंडस्ट्री के अंदर, कि जो कंपनियां जाना होती हैं वो एक माइंडसेट लेके चलती है कि हमें इतने दिन इस मार्केट में रहना है, या इतने दिन कमाना है, या इतना पैसा कमाना है। ओवरऑल एक टारगेट होता है कि हमें यहाँ से इतने सीआर लेके निकलना है। वो क्या करते हैं कि प्लानिंग किसी और की होती है, चेहरा किसी और का होता है। यानी कि कंपनी को इंट्रोड्यूस कराते हैं वो अलग लोग होते हैं, और जो कंपनी को एक्चुअल में रन करते हैं वो पर्दे के पीछे रन करते हैं। तो कंपनी की प्रोफाइल जो डायरेक्टर्स के है वो क्या है? क्या डायरेक्टर्स सामने आके कंपनी को इंट्रोड्यूस कराते हैं, या पर्दे के पीछे कोई और है और उसको रन कोई और करा रहा है? तो ये चीजें भी अपने को पता होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये आप जज कर सकते हैं कि किसी भी कंपनी में कि उस कंपनी का क्या होने वाला है। नेक्स्ट मैं बात करूं, कंपनी प्रोडक्ट्स सस्टेनेबल है या नहीं है। यानी कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं वो डेली नीड की हैं या नहीं है। कंपनी का वर्किंग प्रोफाइल क्या है, ये कंपनी कमिटमेंट जो करके चल रही है कंपनी मैनेजमेंट, तो उसका फुलफिलमेंट कैसा है, वो कितना फुलफिल कर पाए हैं। या अपन ये भी देख सकते हैं कि कितना कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू जो वर्किंग प्रोफाइल होता है कंपनी का। कंपनी प्रोडक्ट्स सर्विसेज का फ्यूचर स्कोप क्या है। जो आपके सामने कंपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रही है या सेल परचेज करा रही है कर रही है, तो उनका जो नेक्स्ट यानी कि आगामी फ्यूचर क्या होने वाला है। क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं जो कंपनी वो प्रोडक्ट लेके चल रही है और वो एक साथ गवर्नमेंट उसको बैन कर दे, या उसका जो सेल का या परचेज का जो वे है वो चेंज कर दे। तो ऐसा प्रोडक्ट भी अपने को ये मतलब देखना चाहिए कि कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, वो डेली नीड के हैं। इसका मतलब प्रोडक्ट सेल होंगे, परचेज होंगे, और कंपनी का फ्यूचर सही है, यानी कि सही दिशा में कंपनी अपने प्रोडक्ट लेके आई। और अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है कि कोई परचेज करेगा भी या नहीं करेगा, या कितने दिन कोई परचेज कर लेगा, तो ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। यानी कि जो भी सर्विसेज प्रोडक्ट है उनका फ्यूचर स्कोप क्या है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि कंपनी की ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो कंपनी का वे ऑफ जो वर्किंग स्टाइल है, यानी कि तो उसका ट्रांसपेरेंसी सिस्टम है या नहीं है। कंपनी जो बोलती है या जो दिखाती है या जो बताती है वो एक्चुअल में है भी या नहीं भी। तो ये चीज अपने को ये एक डिफरेंशिएट कराती है। अगर इन चीजों को अपन टच करते हुए किसी कंपनी को क्रॉस वेरीफाई करें, उसके बिजनेस नेचर को, मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स प्रोफाइल्स को, या कंपनी की वर्किंग स्टाइल को, या कंपनी का जो ट्रांसपेरेंसी सिस्टम होता है, या कंपनी का कितना मनी होल्डिंग है, या कंपनी कितना डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, इन सभी पे ओवरऑल अगर अपन एक सरसरी दृष्टि भी डालें तो अपन ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। अब बात करें यूटेक के जो भी बिजनेस प्लान है, वर्किंग प्रोफाइल है, वर्किंग स्टाइल है, या जो सिस्टम है, अब वो कितना ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना है आप भली बात ही जानते हैं। कंपनी कितना बचा रही है ये भी आप भली बात ही जानते हैं। किस लेवल पर कितना जा रहा है, क्या फंड है, क्या रॉयल्टी है, ये आप भली बात ही जानते हैं। तो ये मेरे को बताने की शायद जरूरत नहीं है, ये आप खुद भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपनी कितना मनी होल्डिंग करती है ये भी आप अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। कि जैसा कि यहाँ पर जैसे फ्रेश में तो आपको इंस्टेंट मिलता है, और जो रीपरचेज में जाता है वहां मंथली आपको 5 तारीख को मिलता है। तो कितना मनी होल्डिंग है ये आप अपने आप में जज कर सकते हैं। बात करूं जो कंपनी बोल के चल रही है या जो बता के चल रही है, ये भी आप अपना जस्टिफिकेशन निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट हैं क्या सर्विसेज हैं, ये भी आप एक क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि मार्केट में क्या फ्यूचर है या होने वाला है। अब मैं बात करूं कि जैसे कुछ कंपनियां होती हैं
कई लीडर्स मेरे को अभी कोई एक कंपनी बता रहे थे अभी कुछ दिन पहले कि सर ये कंपनी आई एक माहौल बना रही है, ये मतलब एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू शायद उसका कुछ 1500-1600 रुपए का जो प्लान है। तो कई लीडर्स ने मेरे साथ ये इस पे डिस्कस किया। एक्चुअल में जब मैं कुछ उसका